ताजमहल प्रेम की निशानी है। सर, जिस महल को बनवाकर मजदूरों के हाथ काट दिए जाए, जिस दीवार पर खून ही खून रंगा हो, वो प्रेम की निशानी कैसी हो सकती है? सर, एक जवाब सही दूं तो इस सवाल का समर्थन करिएगा। मैंने कहा अगर प्रेम की निशानी समझना है तो आप बिहार चलिए, जहां एक माझी ने अकेले पहाड़ को चीर कर अपनी पत्नी के लिए रास्ता वहां किसी कई लोगों ने मिलकर के बनाया, वहां अकेले ने। लेकिन सर, ये तो वर्तमान की बात है। अगर कहा जाए कि सदियों से आदिकाल से प्रेम की निशानी क्या रहा है, चार पंक्तियां आपके इस अदालत में रख रहा हूं कि बड़े मजबूर थे मजदूर जो उनकी जुबानी है। हाँ, सर, आपका प्यार मानता हूं, ये जवाब आजकल के बच्चों को जानने की जरूरत है प्रेम की निशानी क्या है। कि बड़े मजबूर थे मजदूर जो उनकी जुबानी है, लहू से है रंगा जो ताजमहल वो बेईमानी है। कि बड़े मजबूर थे मजदूर जो उनकी जुबानी है, लहू से है रंगा जो ताजमहल वो बेईमानी है, वो बेईमानी है। मगर 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 सीता की खातिर जो समंदर पर बना डाला, वो बावन राम सेतु ही मोहब्बत की निशानी है। इससे बढ़िया तो कोई उदाहरण हो नहीं सकता। मगर सीता की खातिर जो समंदर पर बना डाला, वो पावन राम सेतु ही मोहब्बत की निशानी है। एक आगरा का नेता, जय भाई आपने बहुत अच्छी बात की, ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए और मुझे लगता है कि हमारी जैसी पीढ़ी को तो और जवाब देना चाहिए। जब कोई आगरा का नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसके नाम में न जाने कहां से प्रभु राम है। उसने कहा कि राणा सांगा गद्दार है। सर, अगर इतिहास उठा करके देखिए, पूरा मेवाड़ जब वो खानवा का युद्ध हुआ तो कितने घाव उन्होंने अपने शरीर पर सहे थे। मैं चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आप यकीन मानिए जवाब कौन दे रहा है ये ध्यान में रखिएगा। चार पंक्तियां, ये कौन है, इनकी औकात क्या है, सुनिएगा। कि जो राणा सांगा ने पाया तुम्हें हासिल नहीं जानी। और सर, एक बात और आप तक पहुंचाना चाहता हूं, धनंजय भाई एक फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता रहे हैं राजकुमार जी, उन्होंने अपने कुत्ते का नाम जानी रखा हुआ था। जानी, सुनिएगा, उन्होंने अपने कुत्ते का नाम जानी रखा हुआ था। लेकिन हम तो कभी भी किसी को डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते हैं। एक उपमा के साथ चार पंक्तियां। अपने पुरखों के जैसा तो अपने पुरखों के जैसा तो तुम्हारा दिल नहीं जानी। अपने पुरखों के जैसा तो तुम्हारा दिल नहीं जानी। जो राणा सांगा ने पाया तुम्हें हासिल नहीं जानी। कि अपने पुरखों के जैसा तो तुम्हारा दिल नहीं जानी। जो राणा सांगा ने पाया तुम्हें हासिल नहीं जानी। और जो 80 घाव सहकर भी, जो 80 घाव सहकर भी हुए कुर्बान भारत पर, तुम उनके पैर की भी धूल के काबिल नहीं जानी। तुम उनके पैर के धूल के काबिल नहीं जाने। क्या क्या, हाँ, कुल माला पहला लौटे ये तो माला यहाँ बहुत है। बहुत शुक्रिया जी जी। ये धनंजय साहब ये कवियों का प्यार है। हाँ, ये अच्छा, कभी 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 कितना माला पहनाए थे तो दूर से ही समझ ना हो तो मनाई है मजाक हो जा। सर, धनंजय भाई कान में कह रहे थे कि ये जवाब दोबारा होना चाहिए, लेकिन जंघई के लोग तालियां बजाकर बताएं कि क्या ये जवाब दोबारा होना चाहिए। अपना आशीर्वाद अपने पुरखों के जैसा तो सर उसी उम्मीद उसी जोश के साथ पढ़ें और उसी तरह तालियां छोटी पंक्ति में लीजिएगा। अपने पुरखों के जैसा तो तुम्हारा दिल नहीं जानी। अपने पुरखों के जैसा तो तुम्हारा दिल नहीं जानी। जो राणा सांगा ने पाया तुम्हें हासिल नहीं जानी। जो 80 घाव सहकर भी, जो 80 घाव सहकर भी हुए कुर्बान भारत पर, तुम उनके पैर की भी धूल के काबिल नहीं जानी। तुम उनके पैर की भी धूल के काबिल नहीं जानी। पिछले 70 साल के इतिहास में एक चीज नई देखने को मिली है सर। पिछले दिनों मुंबई के कार्यक्रम में गया तो पत्रकारों ने सर पूछा, दादाजी कि भारत की ताकत
क्या है, भारत का सम्मान क्या है। अगर वो जवाब सही लग जाए तो उस जवाब के लिए और उस व्यक्तित्व के लिए मैं देखना चाहता हूं कि आपके दिल में कितना प्यार है। भारत की ताकत क्या है, भारत का सम्मान क्या है। मैंने कहा कि पिछले 70 सालों के इतिहास में जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता था तो भारत का प्रधानमंत्री पीछे चलता था, अमेरिका का राष्ट्रपति आगे चलता था। लेकिन समय बदला, किरदार बदला, चेहरा बदला, रंग बदला, रूप बदला, दल बदला। आज तक कीजिए कि जब भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो भारत का प्रधानमंत्री आगे चलता है। क्या प्रयोग आपने वास्तव में बहुत बढ़िया से दिया। ये भारत की ताकत है। जी जी, ये भारत की ताकत है। तब सब 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। जब और हमारे बीच में पिलखनी ग्राम सभा के प्रधान बच्चन मिश्रा जी का आगमन हुआ है। मैं आदरणीय प्रधान जी से चाहूंगा कि अपना यथावत स्थान लें। आदरणीय प्रधान जी आ गए। भाई ऊपर भगवान नीचे प्रधान, इन दोनों तो हमेशा सावधान। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से तालियां बजाकर हौसला दे दीजिए। बीच में थोड़ा सा भारत की ताकत क्या है, भारत का सम्मान क्या है। इस माटी के तर्ज ना मैं उतार सकता हूं ना आप उतार सकते हैं। लेकिन जब कोई पंजाब का नेता अचानक पाकिस्तान जाए और कह दे कि उसे पाकिस्तान भी अच्छा लगता है, सर नाम नहीं लूंगा, 4 पंक्तियां आपके दिल की मैं पढ़ने जा रहा हूं कि बड़ी इमारतों में नफरती सामान लगता है, बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, बड़ी इमारतों में नफरती सामान लगता है। भारत की ताकत क्या है। एक जवाब और दिया सर, अगर वो जवाब इस बात सही हो जाए तो उस दौर में ये जवाब और काबिल तारीफ हो जाए जिस दौर में रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो और हमारे भारत का प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच में जाकर के मध्यस्थता करता है। दुनिया के किसी और नेता की हिम्मत नहीं कर पा रही है। तब मैंने कहा कि भारत की ताकत तो ये है कि तो इस बात पर जवाब दोनों हाथ आपके ऊपर हो जाए उस जवाब के लिए कि भारत की ताकत, भारत का सम्मान तो ये है कि पिछले 2 साल के रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन से केवल एक व्यक्ति को जाने की अनुमति मिली थी जिस तारीख पर मेरे भारत का तिरंगा लगा हुआ। ये भारत की ताकत है। तब सब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। बड़ी इमारतों में नफरती सामान लगता है, बड़ी इमारतों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। ना अच्छा चीन अमेरिका ना पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर हिंदुस्तान लगता है। वाह वाह वाह, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान। सभी देशों की बात कर रहे थे तो मैं वहां बैठकर के सुन रहा था। मुझे लगा कि ये बात कहनी चाहिए। केवल के बाद उन थोड़े से नेताओं के लिए है जिन्होंने फौजियों पर प्रश्न उठाए तो मैंने एक जवाब दिया। यहाँ तक कि एक मुंबई की फिल्म निर्देशिका ने यहाँ तक कह दिया कि जब फौजी सरहदों पर होते हैं तो उनकी बीवियां गुलशन रेल उड़ा रही होती हैं। हैदराबाद के एक नेता ने कहा फौजी तो मरने के लिए जाते हैं, मर भी जाए तो क्या हुआ, आखिर इन्हें भी तो 1 महीने का वेतन मिलता है। मैंने कहा कि सब फौजी मरने नहीं दुश्मनों को मारने के लिए जाते हैं। और अगर आप वेतन की बात करते हैं तो वेतन तो एक कर्मचारी को मिल सकता है, एक अध्यापक को मिल सकता है, एक मजदूर को मिल सकता है, लेकिन हमारे देश का सैनिक, हमारे देश का फौजी वेतन के लिए नहीं सर, पूरे वतन के लिए। वाह वाह, वेतन नहीं वतन। वाह वाह, वेतन के लिए नहीं वतन से। 4 पंक्तियां कही केवल थोड़े से नेताओं के लिए। और मैं नहीं जानता कि यहाँ फौजी के घर से कौन बैठा है, लेकिन मेरा मानना है कि सरहद पर एक खड़ा फौजी हमारा आपका अपना भाई है। और तब हमारा भाई और हो जाता है जब लद्दाख के माइनस तापमान में वो खड़ा होकर हमारी आपकी हिफाजत कर रहा होता है। तब और बात हो जाती है जब राजस्थान की तपती दोपहरी में गर्मी में वो हमारे लिए हमारी हिफाजत खड़ा हो जाता है। तब 4 पंक्तियां कही। एक फौजी के लिए चौथी पंक्ति में हाथ छुड़ाए कि ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा न जाएगा। ये पानी मुस्कुराहट का कभी खारा न आएगा। विजय तब तक चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। विजय तब तक चलेंगे हम, कभी हारा न जाएगा। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा न जाएगा। वाह वाह वाह, अगर नेता अपने बेटों को सरहद पे, हाँ भी अगर दूसरा राउंड लग जाएगा तो फिर मौका मिल जाएगा।
स्वागत स्वागत कि ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा कि चली सदियों की गंदी फूल को अब झाड़ देना है। हाँ सर, अनुच्छेद 370 हटा तब भी लोगों ने उल्टियां करना शुरू किया, लेकिन मैंने कहा कि हमारी एक चीज और हमारे पास आने वाली है, तब तक 4 पंक्तियां कही। अगर वो सही बात हो जाए तो आप उस सम्मान में, उस सच्चाई के लिए अपना हाथ खोल दीजिएगा। चली सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। हाँ, चली सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है, हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। चली सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है, हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। अभी तो 370 हटाया आज हमने है, अभी तक फिरतियों के सब तिरंगा काट देना है। वाह वाह, भी फिरतियों के तिरंगा गाड़ देना है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अभी तक फिरतियों के पर अब समय कम है, गाड़ देना है। मैं एक छावा संभाजी महाराज पे कविता पढ़ना चाहता था, लेकिन फिर अगले राउंड में समय मिला तो पढ़ूंगा। एक नुक्ता रख के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, समय की अपनी सीमा है, समय की अपनी कमी है। एक अंतिम नुक्ता अपनी बात रख के समाप्त करूंगा कि वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब। अन्य दादाजी, आप सबने तो इतिहास किताबें ज्यादा पढ़ी होंगी, आपने पढ़ा कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तभी दिल्ली के जेलों से आजादी के नारे लगने लगे, लोगों ने आजादी के नारे लगाए। मैंने कहा कि जब आजादी 15 अगस्त को मिल गई, वो भी इतने सालों के बाद, महज 200 सालों के बाद, पहले नहीं उसके और पहले से आजादी के लिए संघर्ष चल रहे, हमारे चाहे मेवाड़ के शासक रहे हो या मराठा साम्राज्य के शासक रहे हो, लोग लगे थे, लोगों ने आजादी के नारे लगाए। मैंने कहा कि क्या मंगल पांडे की आजादी नहीं थी, क्या रानी लक्ष्मीबाई की आजादी नहीं थी, क्या रानी अवंतीबाई की आजादी नहीं थी, क्या कुंवर सिंह की आजादी नहीं थी, क्या चंद्रशेखर आजाद की आजादी नहीं थी, क्या मंगल पांडे की आजादी नहीं थी, क्या लाला लाजपत राय की आजादी नहीं थी, क्या बिपिन चंद्र पाल की आजादी नहीं थी, क्या दादा भाई नौरोजी की आजादी नहीं थी, क्या महात्मा गांधी की आजादी नहीं थी, क्या सुभाष चंद्र बोस की आजादी नहीं थी? आप किस आजादी की बात करते हैं? ऐसे लोगों को कहाँ होना चाहिए? 4 पंक्तियां में रखता हूँ कि वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब, वतन के द्रोहियों को मेरी पार्टी भेज दो साहब, पहनने को उन्हें चूड़ी की सांची भेज दो साहब, जो आजादी है मांगे आज के आजाद भारत में, हमें जीना की कॉपी में कराची भेज दो साहब। वाह, कराची भेज दो साहब। बहुत संस्कृति के, हाँ, सनातन संस्कृति के छात्र या बंधु का बेटा हूं। आप कौन, मैं कौन? कोई आपसे पूछे आप कौन है, ये 4 पंक्तियों का जवाब देगा। सनातन संस्कृति के छात्र या बंधु का बेटा हूं मैं गंगा, गोमती, गोदावरी, सिंधु का बेटा हूं। और कोई भी धर्म दुनिया में मेरे धर्म से बढ़कर मुझे अभिमान है, मैं हिंदू का बेटा। मुझे अभिमान है, मैं हिंदू का बेटा हूँ। बहुत सुंदर। ना अनहद सरो सरहद सदाएं कौन लिखेगा? आदरणीय दादाजी, युवाओं पर इल्जाम भी लगता है कि तुम रील स्टोरी तमाम देखने के चक्कर में पड़े हो, कभी शीला की जवानी, कभी मुन्नी की जवानी देखने में इल्जाम लगते हैं युवाओं पर कि दिन भर रील स्टोरी देखते रहते हैं। उस दौर में हमारे जैसे लोगों को क्यों चिल्लाना पड़ता है? सर, 4 पंक्तियां करता हूं कि हमें क्यों लिखना पड़ता है कि अना अनहद सरो सरहद सदाएं कौन लिखेगा? अना अनहद सरो सरहद सदाएं कौन लिखेगा? सदा माँ बाप खुश हो ये दुआएं कौन लिखेगा? सदा माँ बाप खुश हो ये दुआएं कौन लिखेगा? अगर शीला व मुन्नी की जवानी लिखने बैठूंगा तो मेरे देश भारत की फिजाएं कौन लिखेगा? अगर शीला व मुन्नी की जवानी लिखने बैठूंगा तो मेरे देश भारत की फिजाएं कौन लिखेगा? कि अयोध्या संस्कृति के फिर हंसी पैगाम आए हैं। जब अयोध्या में राम मंदिर बनने को हुआ, 22 जनवरी की तिथि हुई सर, तो लोगों ने उल्टियां करना शुरू किया। मैंने कहा कि आप उल्टियां करते रहिए, टीके लगने हैं वो लगते रहेंगे। 4 पंक्तियां चन्नई की माटी से अगर सही हो जाए
अयोध्या तक आपके तालियों का प्रयास चला जाए कि अयोध्या संस्कृति के फिर हंसी पैगाम आए हैं। अयोध्या संस्कृति के फिर हंसी पैगाम आए हैं। यहाँ मंदिर के पूजन से ही चारों धाम आए हैं। अयोध्या संस्कृति के फिर हंसी पैगाम आए हैं। यहाँ मंदिर के पूजन से ही चारों धाम आए हैं। खिलाफत करने के पहले विरोधी सोच लेना तुम कई कुर्बानियां दी तब प्रभु श्री राम आए। तब प्रभु श्री राम आए हैं। वाह 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 वाह। तब मुझको संतोष समर की ये पंक्तियां याद आ रही हैं। संतोष समर की ये पंक्तियां कि तब प्रभु श्री राम आए हैं। सुमिरन से कटे पाप ऐसा वो नाम बना है। सुमिरन से कटे पाप ऐसा वो नाम बना है। लाखों दिलों में रह के वो छवि धाम बना है। जीवन के कठिन दौर में जो कभी विचलित न हुआ तब जाके कोई पुरुष श्री राम बना है। जीवन के कठिन दौर में जो कभी विचलित न हुआ तब जाके कोई पुरुष श्री राम बना है। बहुत शुक्रिया कि भरत की आंख में आंसू कभी पलने नहीं देना। माँ जानकी ने 4 पंक्तियां सुनी भैया, आपको समर्पित कर रहा हूं पंक्तियां कि भरत की आंख में आंसू कभी पलने नहीं देना। प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना। भरत की आंख में आंसू कभी पलने नहीं देना। प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना। अयोध्या में बड़ा मंदिर मगर मन से प्रेरण है। किसी सीता को फिर से आग में चलने नहीं देना। किसी सीता को फिर से आग में चलने नहीं देना। और किसी वो गद्दारी से लिपटी सांस में दुर्गंध रखते एक नेता ने कह दिया कि रामचरितमानस कुछ नहीं है। मैंने कहा कि ऐसे लोगों को एक जवाब देना चाहिए। अगर वो मेरी पंक्तियों का जवाब आपका जवाब हो तो ये जवाब बिहार तक और उत्तर प्रदेश के उस नेता तक पहुंचना चाहिए जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस पर चिन्ह उठाया था। सर आपके चरणों में पंक्तियां रखा हूं कि वो गद्दारी से लिपटी सांस में दुर्गंध रखते हैं। वो गद्दारी से लिपटी सांस में दुर्गंध रखते हैं। वो अपने स्वार्थ की खातिर